गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग कक्षा 8 का अध्याय 5 न्यायिक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो कक्षा 8 के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन जो विषय है भाग 3, उसी का 5वां अध्याय है न्यायिक। इस न्यायिक चैप्टर के अधीन हम लोग निम्न पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है न्यायपालिका क्या है। दूसरा है न्यायपालिका की संरचना कैसी है। तीसरा है कि न्यायपालिका क्या कार्य करती है। चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका हम कैसे बनाएंगे और कैसे काम करती है। पांचवा है आम आदमी, जनरल आदमी न्यायालय तक कैसे पहुंचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि न्यायालय मुख्य रूप से है क्या। तो न्यायालय एक ऐसी संस्था है, सरकार की ऐसी एक शाखा है, भाग है, जो संविधान के कानून की व्याख्या करती है। ठीक है, और विवादों का निपटारा करती है। समझ गए? आपको जब को पूछेगा कि न्यायालय का परिभाषा दीजिए, तो आप क्या बताएंगे कि न्यायालय जो सरकार है उसका एक ऐसा शाखा है, भाग है, अंग है। ठीक है, जो संविधान का जो कानून है उसका व्याख्या करता है। ठीक है, और जो विवाद, झगड़ा, लड़ाई या किसी प्रकार की जो समस्या होती है, जो दो राज्यों के बीच में हो या केंद्र राज्य के बीच में हो या व्यक्ति व्यक्ति के बीच में हो, जो आपसी समझौता से निपटारा नहीं किया जा सके, उसका निपटारा कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ये संस्था करती है, न्यायालय नाम की संस्था। ठीक है, यही न्यायालय है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से न्यायालय कार्य करती है। तो स्कूल में आप लोग हमेशा लड़ाई करते हैं। दो बच्चे जब स्कूल में जाओ तो कभी ना कभी जैसे ही स्कूल में पैर रखते हैं टीचर, उनको कंप्लेन मिलता है कि सर ये हमारा शर्ट फाड़ दिया, ये मेरा पेन तोड़ दिया, ये मेरा कॉपी फाड़ दिया, किताब फाड़ दिया। इस तरह की छोटी छोटी आप लोग नोक-झोंक करते हैं। तो आप लोग ये जो छोटी छोटी लड़ाई झगड़ा करते हैं उसका निपटारा करने के लिए किसके पास जाते हैं? टीचर के पास जाते हैं। तो टीचर आप दोनों को समझा बुझा करके या मार पीट करके, जैसे भी जिस तरह का आप लोग का समस्या होती है, जिस तरह की आप लोग का लड़ाई होता है, उस तरह का पनिशमेंट दे करके समझौता कराते हैं। और आप अगर इस समझौता से खुश नहीं होते हैं तो फिर इसकी शिकायत लेकर आप कहाँ जाते हैं? प्रधानाध्यापक के पास, हेड टीचर के पास जाते हैं, हेड मास्टर के पास जाते हैं। तो सेम सिचुएशन है। इस स्थिति में आपकी समस्या का निपटान हो जाता है। या आप घर पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, दो भाई बहन में, दो बहन बहन में या दो भाई भाई में, तो फिर वहाँ पे कौन आपके समस्या का निपटान करते हैं? अभिभावक, माता पिता, गार्जियन, है ना। उनसे आप लोग अपनी समस्या कहते हैं और वो आपका निपटारा करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब बड़े व्यक्ति के बीच में लड़ाई होता है, उसका भी निपटारा करने का एक संरचना बना हुआ है। वो सबसे पहला प्रयास होता है कि हम अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को बुला करके अपनी समस्या का निपटारा कराएं, और अपनी जो लड़ाई का मुख्य कारण होता है वो अपने सगे संबंधी से शेयर करके उनको बैठा करके उससे निपटारा कराना चाहते हैं। अगर उनसे निपटारा नहीं होता है तो फिर वो क्या करते हैं? ग्राम कचहरी जाते हैं। मतलब पंचायत स्तर पे जो पंच और सरपंच का जो चुनाव होकर चुना जाता है स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के तहत, तो उसमें लेकर के अपनी समस्या को जाते हैं और वहाँ पे निपटारा करने का प्रयास करते हैं। जब वहाँ भी उसका निपटारा नहीं होता उस लड़ाई झगड़ा का, तो फिर वो कहाँ जाते हैं?
न्यायालय जाते हैं, अदालत में जाते हैं, फिर वहाँ जा कर के अपनी समस्या का कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटारा कराते हैं। एक छोटी सी कहानी आपकी पुस्तक में दी हुई है, इस कहानी को आप ध्यान से सुने और इसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या न्यायालय का भूमिका हमारे समाज में कितना है और इसकी क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो गीता नाम की एक लड़की का कहानी है आपकी पुस्तक में दिया हुआ। गीता नाम की एक लड़की है जिसका 3 भाई है। उसके पिताजी हैं, पिताजी अपने बच्ची को बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड़ दुलार करते हैं। उनको कभी भी कपड़ा, खाने पीने की वस्तु, इस सब चीज़ों की घटी कमी नहीं रहने दिया जाता है उस बच्ची को। लेकिन लड़की को वो पढ़ने के लिए हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूल जो गांव में होता है उसी में उसको भेजा जाता है। लेकिन उसके भाई जो 3 भाई है उसको बाहर, गांव से बाहर इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसमें उसके पिताजी दाखिला कराते हैं, एडमिशन कराते हैं और बच्चे लड़के जो होते हैं वो उसमें जाते हैं पढ़ने के लिए। इस लड़की को भी इच्छा होता है कि हम भी भाई के साथ प्राइवेट स्कूल में जाएं, बाहर जाएं, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाएं। लेकिन उनके भाई और जो पिताजी होते हैं उस बच्ची को समझाते हैं कि तुम घर से बाहर या स्पेशली गांव से बाहर नहीं जा सकती हो, क्योंकि एक लड़की का बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। इस स्थिति में कभी कभी लड़की का मन चिढ़ जाता है कि आखिर ऐसी समस्या मेरे साथ ही क्यों है। फिर भी दिन बीत जाता है, लड़की 12वीं पास करती है, 12th पास करती है। फिर उसको गांव के आसपास का कोई गांव होता है, उस गांव से एक लड़का ढूंढ करके उसके पिताजी 50,000 रुपया दहेज दे करके उसकी शादी कर देते हैं। शादी हो गई, लड़की अपने ससुराल चली गई और इधर पिताजी का कुछ दिन के बाद देहांत हो जाता है, मतलब वो मर जाते हैं। पिताजी के मरने के बाद उनके जो 3 भाई होते हैं वो आपस में ये सारी संपत्ति को बांट लेते हैं। उनके पिताजी के पास 12 लाख की संपत्ति होती है, जमीन होती है, जिसको बेच करके उसका 3 भाई आपस में बंटवारा कर लेता है। उधर लड़की का ससुराल वाला का आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होता है। लड़की सोचती है कि हम भी कुछ पढ़ लिख के कर ले, हम भी अपने पैर पे खड़ा हो जाए, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे ससुराल वाले उतना मजबूत नहीं है, तो उसके लिए उसको पैसा की आवश्यकता होती है। वो सोचती है कि क्यों ना हम अपने मायके से पैसा ले आएं और पढ़ाई करें। वो अपने भाई के पास जाती है। उसका भाई क्या करता है, उसको बोलता है कि नहीं नहीं, तुमको मैं इस संपत्ति में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये संपत्ति मेरा है, मेरे पिताजी जो गए ये छोड़ करके वो हम लोग आपस में बांट लिए हैं। लड़की कहती है कि पिताजी तो मेरा भी थे, तो उनकी संपत्ति में मेरा भी हक है। तो उनका भाई कहता है कि संपत्ति में कैसा हक तुम मांग रही हो, तुमको जो शादी किया गया तो दहेज के रूप में 50,000 रुपये दिया गया था ना, तो फिर अब क्या चाहिए तुमको, अब तुमको एक फूटी कौड़ी यहाँ से नहीं मिलने वाला है। अब लड़की सोचती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमको सिर्फ 50,000 रुपया और इन 3 भाइयों को 4-4 लाख रुपया। वो दुविधा में होती है कि क्या करें। फिर वो इसका पंचायत कराने की बात करती है और वो अपने समस्या को ग्राम कचहरी में ले जाती है। ग्राम कचहरी में ले जाने पे जो वहाँ के न्यायाधीश होते हैं, मतलब सरपंच जो होते हैं, वहाँ मुख्य व्यक्ति जो पंचायत करने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसी परंपरा तो हमारे समाज में है ही नहीं कि बेटी को संपत्ति में कोई हिस्सा दिया जाए, और हम इस परंपरा को तोड़ नहीं सकते हैं। तो फिर इसीलिए तुम्हारा भाई ठीक कर रहा है, तुम गलत हो। गीता काफ़ी दुखी होती है इस निर्णय से, क्योंकि उसको पता है कि ये निर्णय मेरे फेवर में नहीं है और ये मेरे लिए अन्याय है। तो फिर वो उसे ग्राम कचहरी के फैसले से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में वो अदालत जाती है और वहाँ पे अपना समस्या रखती है। फिर अदालत में
इस समस्या को सुनने के बाद न्यायाधीश के द्वारा निर्णय दिया जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत निर्णय दिया जाता है कि पिता के संपत्ति में पुत्री का भी उतना ही अधिकार है जितना किसी पुत्र का है। तो इस अधिकार के तहत पिता का संपत्ति 12 लाख का था, तो इसमें गीता का संपत्ति बांटने के बाद 3 लाख रुपया बनता है और भाई को इस निर्णय को मानना पड़ा और गीता को 3 लाख रुपया देना पड़ा। गीता काफ़ी खुश हुई, उसको न्याय मिला, कानून में जो बात कही गई है उसके आधार पे उसे संपत्ति में हक मिल गया और उससे वो अपना जिंदगी को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करने लगी। आप हमको कमेंट में लिखेंगे कि जो गीता जो अपने भाई से डिमांड की थी वो सही था या गलत था, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ग्राम कचहरी वाले जो निर्णय दिए थे वो निर्णय सही था या गलत था, ठीक है। तीसरा सवाल, जो अदालत में जाने के बाद गीता को जो इंसाफ मिला वो सही इंसाफ था या गलत इंसाफ था। आप अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इससे हमको पता चलेगा कि आप लोग कितना सिंसियर होकर के इस वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं, आपके कितने फ़ायदा के लिए ये वीडियो बनता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग समझ गए कि न्यायालय किस तरह से काम करती है, न्यायालय किस तरह की समस्याओं को सुलझाती है। अब हम दूसरा मुद्दा देखेंगे कि न्यायालय का संरचना कैसी है, ठीक है।